हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी जूलॉजी की क्लास में। सो गाइस, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लेकर नए सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो फटाफट से जुड़ जाएं सारे बच्चे। कल हम लोगों ने, आपको मैं बता दूं, कल की हमारी क्लास हुई थी। कल हम लोगों ने कनाल सिस्टम पढ़ा था स्पंजेस का, और मैंने आपको फाइलम पोरीफेरा डिस्कस किया था। राइट, और उसके अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करे थे। काफ़ी सारे हम लोगों ने स्पंजेस और पोरीफेरा किंगडम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। और आई गेस आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे पेड कोर्सेज लेना चाह रहे हैं बोटनी का, जूलॉजी का, तो मेरा नंबर आपके सामने दिया हुआ है बेटा। इस पे आप लोग हमें इंक्वायरी डाल सकते हो अपनी। राइट। और बेटा, कल और परसों हमारा ऑफ होता है, तो शायद 2-3 दिन में आपको नज़र नहीं आऊंगी वाईटी पर, क्योंकि थोड़ा सा मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी है। तो जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि मेरी क्लासेस गाइस मोस्ट प्रॉब्ली अब संडे से शुरू होंगी। तो आज के बाद अभी 3-4 दिन के मैं ऑफ पे हूँ। मेरे फादर का थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन वगैरह है। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है बेटा। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, आ जाइए सारे बच्चे। चलिए। सो गाइस, हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जो बहुत कम सीजनल वेरिएशन दिखाती है, यानी कि जहां पे मौसम का प्रभाव तत्कालीन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ऑल टुगेदर एक सा ही रहेगा। जैसे अब इंडिया है या हम एशिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन बेटा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सीजनल वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं: ट्रॉपिक्स, टेम्परेट्स एंड एल्पाइंस। बताइए। जी बेटा। हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका? यस बेटा, एल्पाइंस। एल्पाइन होता है बिल्कुल ठंडा, शीतोष्ण, आप के नीचे बिल्कुल पोलर के आसपास वाला रीजन होता है ये। तो एल्पाइन में बेटा बहुत ज्यादा वेरिएंस होता ही नहीं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है इस एरिया में, और ना बहुत ज्यादा कुछ तूफान या इस तरह की जो गतिविधि है सोलर सनलाइट, तो वो भी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा अल्पाइंस। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। बेटा, ये आपके सामने चार एनिमल्स हैं, और ये एनिमल्स सारे, अगर आप देखोगे पहचानोगे, सारे एक्सटेंडेड एनिमल्स हैं बेटा। ये विलुप्त हो चुके हैं हमारी धरती से, मतलब कि कुछ अभी 50 साल पहले हुए हैं, कुछ 100 साल पहले हुए हैं, कुछ 70 साल पहले हुए हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा किस देश से बिलोंग करता है। सबसे पहले नाम आता है डोडो, फिर आता है बेटा क्वागा, फिर आता है थाइलासीन, और फिर आती है स्टेलर सी काउ। बताइए। डोडो का नाम तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना ही होगा। तो डोडो कहाँ पे आएगा बेटा? मॉरिशस। ठीक है। और बताएंगे? क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन बेटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और स्टेलर सी का बेटा आपका आता है रशिया के अंदर। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए।
यस बेटा, सॉरी वो इंटरनेट स्टक हो गया था हमारा, मैं वो रिस्टार्ट करने गई थी। जी बेटा, तो उत्तर सही है, क्लियर है। चलिए, तो क्वैगा क्या है बेटा? डोडो तो आपको पता है पक्षी है, और थाइलासीन भी जो है ये बेसिकली आपका जेब्रा टाइप एनिमल मिक्स है। और क्वागा जो था बेटा, क्वागा के बारे में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्वागा जो एनिमल था वो जेब्रा टाइप एनिमल था। थाइलासीन आपका जो था वो थोड़ा सा डॉगी एंड वुल्फ टाइप स्ट्रक्चर था। और स्टेलर सी काउ तो आपका मेमल है, डॉल्फिन टाइप प्रजाति थी ये सी काउ की, स्टेलर सी काउ। ठीक है, चलिए, जैसे आज आपको मिलती है ना स्टेलर सी काउ, ये क्या कहते हैं मैम, आपने देखा भी होगा, आज भी इसकी एक प्रजाति मौजूद है, इंडिया में भी है। आगे चल रहे। जी बेटा, आपको बताना है इनमें से कौन सा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का कारण नहीं है। नहीं है, बोल रहा है कि नहीं है। यस बेटा, अगर आप जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को रखते हो तो ये कोई कारण नहीं है। ये तो इनफैक्ट हम लोग प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, कंजर्वेशन टेक्निक है, एक्सी टू कंजर्वेशन बोलते हैं हम जूलॉजिकल पार्क में। कौन सी टेक्निक आती है बेटा? ये एक्सी टू कंजर्वेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। बेटा आपको एनिमल्स जो है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के साथ मैच करने हैं। सब नाम आपने पढ़े हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही सही मैचिंग लगानी है। अर्थवॉर्म, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, मॉइस्ट क्यूटिकल, गिल्स एंड लंग्स। आप सभी को पता है कि बेटा अर्थवॉर्म के पास क्या है, क्यूटिकल होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल होता है उसके पास। ठीक है, और मछलियों के पास गलफड़े हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के साथ, और बेटा एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा जैसे क्रस्टेशियंस वगैरह होते हैं, तो बेटा इनके पास बुकलंग टाइप सिस्टम होता है, बुकलंग्स, किताबी फेफड़े भी हम उनको बोलते हैं। तो क्या उत्तर मिलेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अर्थवॉर्म आ गया आपका, मॉइस्ट क्यूटिकल, देन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा ट्रैकिया, फिशेज आपका गिल्स पे आ गया, और बर्ड्स रेप्टाइल्स आपका आ गया लंग्स के ऊपर। ठीक है, चलिए भाई, तो उत्तर बनेगा बी। आगे चलते हैं, गलत दिया हुआ है यहाँ पर। मैं चेक कर लूँ एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है, P23 सही है। यहाँ पर उत्तर गलत है, डी आएगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, वो राइट शिफ्ट कब देगा? आपको पता है ये कर्व हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं। और ऑक्सीजन जो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, बताइए। The oxygen hemoglobin dissociation curve will show a right shift in case of high partial pressure of carbon dioxide, high partial pressure of low partial pressure of CO2। तो बेटा राइट शिफ्ट में हमेशा CO2 ज्यादा होगा, ये राइट है, ये लेफ्ट हो गया। हम अपना लेफ्ट लेके चल रहे हैं ना, ये राइट वाला हो गया, तो ये राइट हो गया। तो इधर ऑक्सीजन के लिए अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती है ना, तो अगर इधर ज्यादा ऑक्सीजन होती, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक बार ऑप्शन गलत बना रखे हैं। हाँ, यहाँ आना चाहिए था हाई CO2, नहीं हाई ऑक्सीजन। हाई PCO2, हाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन,
लो PCO2 एंड लेस हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम याद रखेंगे कि राइट शिफ्ट में जब जाएगा बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज्यादा होगा। चलिए क्या बोलते हैं हम इसको, सिग्मोइड का कहते हैं, पहले भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। आगे, इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किस टेक्निक से बेटा, आप लोगों ने कभी कभी वो पढ़ा होगा, लंग कैपेसिटीज पढ़ा होगा, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब आपने पढ़ा होगा जब आप ब्रीथिंग वाला चैप्टर पढ़ते हो 12वीं क्लास में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो नॉर्मली हम एयर वॉल्यूम किससे एस्टिमेट करते हैं बताइए। जी बेटा क्या आएगा, यस स्पायरोमीटर आएगा, स्फिग्नोमैमोमीटर से तो हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, और बाकी हाइग्रोमीटर तो बेटा ह्यूमिडिटी के लिए होता है। चलिए, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन रेस्पिरेटरी सेंटर्स, बेटा ये आपको पता ही है कि हम सांस तो ले रहे हैं, बट द रीजन इज दैट कि सांस जो ले रहे हैं हम लोग वो बेसिकली कहाँ की वजह से ले रहे हैं, ब्रेन हमें कमांड दे रहा है। ठीक है, कि और ब्रेन कमांड किस भी हाथ पे देता है, ब्रेन को कैसे पता कि हमें ऑक्सीजन चाहिए या अब हमें तेज सांस लेनी है, कैसे होता है। तो बेटा हमारे पास जो पोन्स मेडुला है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर्स होते हैं, वी आर हैविंग टू काइंड ऑफ सेंटर्स, तो एक होता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स और एक एक होता है आपका बेसिकली कीमो सेंटर। तो कीमो सेंटर क्या करता है, ब्लड के अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को जांचता है कि भाई हाइड्रोजन के आयंस अगर ज्यादा होंगे इसका मतलब ब्लड एसिडिक हो रहा है, ब्लड एसिडिक हो रहा है, तो भाई सीधी सी बात है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो और फॉरन जैसे ही ये कमांड ब्रेन को जाती है तो बेटा फॉरन ब्रेन जो है आपको तेज तेज इंस्पिरेशन के लिए जो है वो क्या कहते हैं, उत्तेजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल, अब क्वेश्चन हमारे ये है कि मैम इसमें अब कौन सा सेंटर हम लोग निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जब इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही सेंटर आपको देना है, न्यूमैटोटैक्सिक सेंटर, क्योंकि ये केवल सांस लेने को स्टिमुलेट करेगा, तेज सांस लेना, कि कब हमें ये सांस छोड़ने को नहीं, केवल कि ब्रीथिंग का रेट जो है हमें कब बढ़ाना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में कि ब्रीदिंग रेट को स्टिमुलेट करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए हमें न्यूमैटोटैक्सिक सेंटर के थ्रू ही वो कमांड आपके ब्रेन को भेजेगा। उसके से फिर क्या होगा कि हमारी जो सांस लेने की जो गति है, ब्रीदिंग जो रेट है हमारी है ना, तो वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। चल, incidence of emphysema respiratory disorder is high in cigarette smokers. इन सच केसेस क्या हो रहा है बेटा, जो एम्फाइसेमा कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है,
बेटा एम्फाइसेमा में आप सिगरेट का धुआं अंदर ले रहे हो, और धुआं अंदर ले रहे हो तो सीधा एल्वेली तक जा रहा है, क्योंकि धुएं का पैसेज क्या है, एल्वेलीज है। तो डेफिनेटली कि जो एल्वेली की दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ठीक है, और क्षतिग्रस्त हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, इसी बात है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है नॉर्मल ब्रीदिंग में। नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं हम लोग, हवा और वो सब नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, diaphragm and abdominal muscles, diaphragm and external intercostal muscles, and diaphragm and intercostal muscles। आपको पता है ना बेटा कि हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं, सांस लेने में भी हमारे लिए बेसिकली ऊर्जा खर्च होती है। सांस हम छोड़ रहे हैं वो तो प्रेशर कंडीशंस में हम लोग, क्योंकि हवा भर गई तो बॉडी अपना प्रेशर रिलीज करेगी वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि करेक्ट बेसिकली ब्रीदिंग पैटर्न क्या है हम लोगों का। यस, डायफ्रैगम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। आपकी जो रिब्स है ना बेटा, जो आपकी रिब्स है, यहाँ एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स होती है ऐसे, और जो इंटरनल होती है वो होती है ऐसे। ठीक है, तो बेटा जो बाहरी आपकी रिब्स है, क्योंकि वो डायफ्रैगम को आपको नॉर्मली आपका डायफ्रैगम ऐसे रहता है, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हैं। जब आप सांस लेते हो तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है और इसको वो बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हैं। ठीक है, चलिए, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस बता दीजिए बेटा, क्या प्रोसेस है नॉर्मल वाला। मैंने अभी आपसे कहा कि सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि सांस लेने में ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी खर्च हो रहा है, लेकिन सांस छोड़ने में कोई ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है आपकी। तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, पैसिव प्रोसेस बोल रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम, इस्थमस, ये सारे फीमेल जेनिटेलिया के पार्ट हैं। अब आपको बताना है कि इंटरनल पार्ट है कि एक्सटर्नल पार्ट है। यस बेटा, माइनोरा एक्सटर्नल में आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। चलिए, अगला क्वेश्चन बेटा, मोरिला कहाँ की स्टेज है, आपने पढ़ा है ना, एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेज में आती है मोरिला, बताइए।
जी बेटा, मॉर्यूला किसके बीच में आता है? जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट और ग्लैस्टुला। बेटा मॉर्यूला डेवलपमेंटल बीच की स्टेज है, तो इम्प्लांटेशन से पहले ही मॉर्यूला बन जाता है। मॉर्यूला में भी 8 सेल आपका आ जाएगा, 16 सेल आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 32 सेल पे जाता है। तो ये क्या होगा कि बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रुला, तो गैस्ट्रुलेशन पे जाके जर्म लेयर सारी डेवलप हो जाती है, तो डेफिनेटली इसके बीच के अंदर ही ये आपका बनेगा। उसके बाद फिर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। यूरेथ्रल मीटर्स किसको बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रल मीटर्स, यूरिनोजेनिटल डक्ट, बेटा यूरिथ्रल मीटर्स मेल में भी फीमेल में भी दोनों जगह आपको मिल रहा है, जहां से यूरिन बाहर पास हो रहा है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग है जगह की, एक्सटर्नल ओपनिंग है यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। चलिए, हाँ जी, वासा डिफरेंस सेमिनल वेसल से भी कलेक्टेड है और यूरेथ्रा में खुल रही है। क्या बोल रहे हैं उसको? एपिडिडिमस, इजैकुलेटरी डक्ट, एफरेंट डक्ट्यूल एंड यूरेटर। बताइए बेटा, कहाँ से आ रही है? एपिडिडिमस से आ रही है। कहाँ से डक्ट आ रही है? क्योंकि इधर सेमिनल वेसिकल, इधर आपकी पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और वासा डिफरेंस कहाँ से कनेक्टेड हो रहा है आपका? यस, डेफिनेटली एपिडिडिमस से कनेक्ट हो रहा है बेटा। एपिडिडिमस जो पूरा गुच्छा है आपका, है ना। अच्छा, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, बोल रहा है कि ओपन इनटू यूरेथ्रा। अच्छा, यूरेथ्रा में जाते जाते तो यस बेटा, एपिडिडिमस से तो उधर आ रहा है, लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रहा है। सॉरी, कहाँ पे? यस सॉरी, स्खलन वाहिनी, यानी कि सब मिलकर उधर प्रोस्टेट आ गया, इधर सेमिनल वेसिल आ गया, ये सब मिलकर कहाँ पे आपका निकल के जा रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? स्त्रवण नहीं होता है, हालांकि 7 हार्मोन्स निकालती है प्लेसेंटा इन द एंटायर प्रेगनेंसी, बट फॉर दैट रीजन चलिए बताएंगे बेटा। एलएच नहीं सिक्रीट करता ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, डेफिनेटली, वेरी गुड। एलएच क्यों सिक्रीट नहीं करता बेटा? क्योंकि एलएच की सिक्रेशन की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास अंदर फॉलिकल्स ही नहीं है, कि ऑलरेडी एक फॉलिकल डेवलप हो रहा है बेबी के अंदर, तो उस समय सारा काम बंद हो जाता है। तो डेफिनेटली एलएच की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई ल्यूटेनाइजिंग किसका होगा? ल्यूटेनाइजिंग आपका होगा जब कोई फॉलिकल अंदर होगा, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है पॉइंट? तो चलिए, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही है। ये मेरी छोटी सी क्लास थी आज, आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा क्लास में।
अब मैं आपसे मिलूंगी बेटा संडे को, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि मेरे फादर का ऑपरेशन है। मीनवाइल बेटा 16 सितंबर से मेरा पेड कोर्स, यानी कि मंडे 16 सितंबर से हम लोग अपना पेड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो जाना, मैं ऑनलाइन ऑन कॉल अवेलेबल रहूंगी। पेड कोर्सेज फॉर बोटनी जूलॉजी हमारे शुरू हो गए। शाम को बेटा बैच शुरू हो रहा है ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। 3-4 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ, मिस करूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सी यू ऑन संडे। 15 सितंबर यूट्यूब पे मिलती हूँ और 16 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो, ठीक है। चलिए।